सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपको पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर परिमेय संख्या दे रखा है तो इसका उल्टा मान लेना है, यानी कि इसका उल्टा होता है परिमेय संख्या। तो हम रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आपको पता होगा कि परिमेय संख्याएं किस तरह की होती है। जो संख्या p/q के रूप में होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रूट 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 5 बराबर में p/q, जहाँ पर p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं और q के स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि जो नीचे की तरफ q लिखा हुआ है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत। जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई भी परिमेय संख्या हो तो हम उसको काट करके छोटा भी करते हैं। जैसे 25/5 लिखा हुआ है तो हम इसको काट देंगे और छोटा कर देंगे। तो दोनों संख्याएं 5 से कट जाएगी तो 5 ही कम 5 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 5 आएगा नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें p और q को भी काट देना है। जब हम इसको काटेंगे तो हम मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ a आ जाएगा और नीचे की तरफ b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 5 बराबर a/b हो जाएगा, जहाँ a और b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का ये मतलब होता है कि इन दोनों का अगर हम HCF निकालें तो 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये संख्या बची, ऊपर 5 बचा नीचे 1 बचा। अब इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। पहले तो इनके गुणनखंड कर देंगे, उसके बाद जो भी कॉमन संख्या होगी उनके आपस में गुणा करके तो जो भी आएगा हमारा HCF आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 5 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 5 और 1 ही आएगा। 1 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 1 गुणा 1 ही आएगा। तो इन दोनों में 1 कॉमन है तो हमारा HCF हो जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पर भी इन दोनों का HCF 1 ही आएगा। जब भी दो संख्याओं का HCF 1 आता है तो हम उनको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्याएं। a यहाँ पर जहाँ लिखेंगे, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b के स्थान पर भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत। अब आपको यहाँ पर इस रूट को हटा देना है। रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेंगे, इस b को इस तरफ लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा b√5 बराबर a हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ पर b² हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा तो 5 आ जाएगा। 5 को हम शुरू में लिख लेंगे, बराबर में हो जाएगा a²।
ठीक है। अब हम 5 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में आ जाएगा 5। अब देखिए ए और बी का जो HCF था वो 1 था, 1 के अलावा कुछ भी ऐसी संख्या नहीं थी जो HCF हो। अगर आगे चलकर कुछ ऐसा आ जाए कि इन दोनों का HCF कोई और संख्या आ जाए तो हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि ए के गुणनखंड क्या थे, ए गुणा 1, और बी के गुणनखंड क्या थे, बी गुणा 1, तभी तो हमारा HCF जो है 1 आया यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर जो है 5 से पूरा भाग हो रहा है। अगर ऐसा है तो जो ए है यानी कि बिना स्क्वायर के अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ए बचेगा, ए भी 5 से पूरा भाग हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि कोई संख्या 4 का स्क्वायर है और बटे में 4 है, तो इसका स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 16 और बटे में 4, तो 16 जो है 4 से पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ पर 4 बचेगा, 4 और बटे में भी क्या है 4, 4 जो है 4 से पूरा भाग हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, ए स्क्वायर जो है 5 से पूरा भाग हो रहा है जैसे यहाँ पर, लेकिन ए भी 5 से पूरा भाग होगा जैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर को हटा दिया, जो बचा वो पूरा का पूरा नीचे वाली संख्या से भाग हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, चूँकि ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः मतलब पूरा, ठीक है, पूर्णतः विभाजित है, इसलिए अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ए भी 5 से पूरा भाग होगा, ठीक है। इसलिए ए 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए ए 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसका क्या मतलब हुआ, ए ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा, तभी तो ए 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम इसी लाइन को अपने शब्दों में लिखेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से लिखेंगे a बटा 5, और जब हम a को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा, तो हम उसको मान लेते हैं कि c आ जाएगा, क्योंकि a और b का यूज हम यहाँ पर कर चुके हैं, a और b का यूज कर चुके हैं, उसके बाद c का यूज करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम d का भी यूज कर देंगे। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे a बटा 5 बराबर c, और यहाँ से हमारे पास a का मान आएगा, a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं इस समीकरण को अगले पेज पर उतार लेता हूँ और इसको भी, तो हमारे पास क्या आया था, a बटा 5 बराबर c, ठीक है। तो हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुणा में जाएगा, क्योंकि इस तरफ भाग में है, तो a का मान हो जाएगा 5c, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी क्या थी, बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर था, तो हम ए का मान रख देंगे 5c और इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे में था 5, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर को खोल देंगे, बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 और c स्क्वायर गुणा में, ठीक है, बटे में 5 जो कतु रहेगा, 25 जो है 5 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा,
बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5c², 5c²। अब हम क्या करेंगे, 5 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये b² के भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b² बटे में 5 बराबर c²। अब देखिए b² 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब है कि b भी 5 से पूरा पूरा भाग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोबारा फिर से, चूँकि 5 b² को पूर्णतः विभाजित करता है, 5 b² को पूर्णतः विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, 5 b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो हम इसको यानी कि इस लाइन को अपने शब्दों में लिख लेंगे। तो 5 नीचे की तरफ आएगा, b ऊपर की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा b/5। जब हम b को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा, तो मान लेते हैं कि d आ जाएगा। अब हम यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुणा में जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 5d। अब देखिए हमारे पास a का मान आया था 5c, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और b का मान आया था 5d, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमने पहले a और b को सह अभाज्य संख्या माना था, वहाँ पर a के गुणनखंड आए थे a गुणा 1 और b के गुणनखंड आए थे b गुणा 1, लेकिन यहाँ पर a के गुणनखंड 5 गुणा c है और यहाँ पर b के गुणनखंड 5 गुणा d है। यानी कि अगर हम a और b का HCF निकालें तो यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि 5 दोनों गुणनखंडों में है, तो यहाँ से 5 HCF आया। इसका मतलब हमें समीकरण 2 और समीकरण 3 को देख करके ये पता चलता है कि a और b के गुणनखंडों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त क्यों होता है? क्योंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, इसलिए हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a और b के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
गलत कल्पना, क्योंकि हमने कल्पना करी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।